लठ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं इस क्षेत्र में। वो इस क्षेत्र के मिथुन चक्रवर्ती हैं, उनके बिना किसी फिल्म को पूरी होना संभव नहीं है। तो आइए हम हंसी ठहाकों के साथ इस महफिल की शुरुआत करते हैं। मैं अपने बड़े भाई और हास्य के जादूगर ब्रज क्षेत्र के लोकप्रिय कवि आदरणीय लटूरी लठ से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपनी लठबाजी बताकर आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करें। आप जोरदार तालियां बजाकर भाई लटूरी लठ की अगवानी करें। स्वागत, शुरू करिए। प्रणाम करता हूं आप सबको। मेरे खड़े होते ही आप लोग तो ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे ही श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। और ताली वाली कूट दो थोड़ी बहुत तो मेरा भी बाल बच्चे पल जाएंगे। हाँ, ताली पीटना बहुत ज़रूरी होता है। ताली वाली बजती रहती है तो मच्छर वच्छर उड़ते रहते हैं। बाबा रामदेव बताते हैं जो आदमी ताली बजा लेता है उसको रक्तचाप का कभी रोग नहीं होता है जी साहब। एक फायदा मैं बता देता हूं, जो आदमी इसी जन्म में ताली बजा लेता है उसका अगला जन्म ठीक होता है। बगला अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो एक बार जोरदार दायां हाथ उठाओ, बाएं हाथ में कूट करके बताओ कि आप अपना अगला जन्म सुधारना चाहते हैं। बस आनंद लो, मैं टेंशन नहीं देना चाहता। आप, मैं तो हंसी मस्ती का व्यक्ति हूँ। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे तो मुझे जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वरना मैं आपके बीच में खड़े होकर के आपके प्राण पीता रहूँगा। हंसने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आसपास माहौल होता है, बात कहने का ढंग मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बातें सुन करके आपका हंसने का मन करे, खिलखिलाने का मन करे तो आप हंसिएगा, खिलखिलाइएगा, आनंद लीजिएगा और अपने पड़ोसी की तरफ देखते रहिएगा कि मुझे सुनने के बाद उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। क्योंकि हंसने का सौभाग्य ईश्वर ने केवल आदमी को दिया है। मेरे सुनने के बाद में अगर आपके बगल में बैठा हुआ आदमी हंस रहा है तो समझ लेना किसी आदमी के बगल में ही बैठे हो, वरना आदमी में कब आसाराम पैदा हो जाए पता ही नहीं चलता। आप तो केवल मस्ती लो। देखिए साहब, आप शुरू कर देंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा, वरना मुझे मोक्ष प्राप्त करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। खींच लो भैया, तुम भी खींच लो। असल में इधर फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, मैं बहुत भयभीत हूँ आईजी साहब। असल में जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी होने लगी है तब से मुझे डर लगने लगा है। डिजिटल फोटोग्राफी में होता क्या है, कई बार ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे पूजा भट्ट। वाह, क्या मिलाया है। वारे कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। तो भैया ठीक ठाक से खींच लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डर क्या इसका बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। सब बड़ा है, तेरा ही बड़ा थोड़ा। हाँ तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलिए मैं प्रणाम करता हूँ सभी अतिथियों को। बहुत अच्छा माइक है। मैं बहुत अच्छा माइक है, माइक वाइक तो सब ठीक ही ठाक है, मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। और अगर आपने ताली वाली बजा दी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वरना 2 कौड़ी में नहीं पूछेगा कोई देश का कभी। तो आप थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहिएगा। मुझे हंसने के लिए सब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अच्छा आवाज कहाँ तक पहुंच रही है? अदरात। हेलो। अच्छा, फिर ये आवाज कैसे पहुंच रही है? हाथ डरे हुए थोड़ी भैया आवाज बढ़ा दे या मेरी बढ़ा दे, 2 में से एक की बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, हंसने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। आईजी साहब ने शुरू कर दिया था कि घर में महिलाएं होती हैं। मेरी घरवाली तो सर मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत इज्जत करती है, इतनी इज्जत करती है मैं अब आपको क्या बताऊं। सुबह ही सुबह खाना खाने बैठ गया तो पीछे ही पड़ के रहेगी, बोली एक रोटी ले लो। मैंने कि मेरा पेट भर गया, बोले नहीं एक ले लो। अरे मैंने कि मेरा पेट भर गया, बोले नहीं एक ले लो। अरे मैंने कि पेट खराब हो जाएगा, काहे को जिद कर रही हूँ? बोली ले लो, मुझे तो वैसे ही कुत्ते को फेंकनी पड़ेगी। मेरी घर वालों ने तो पहचाना कम से कम। मेरी बहुत इज्जत करती है सर, मैं आपको क्या बताऊं। पिछले दिनों टेलीविजन पर एक पिक्चर आ रही,
शोले नाम की पिक्चर, शोले पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। मैंने अपने छोटे वाले बेटे से कहा, मैंने कि बेटा भले ही आ रही है शोले, लेकिन तू सोले। उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, चादर तान करके सो गया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो करना होगा करेंगे ही। छोटा सा झरोका बनाया और उसमें से टीवी देखता रहा। मुझे लगा कि ये सो गया है, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा जा चाय बना के लेके आओ। वो रसोई घर में अंदर चाय बनाने के लिए गई। और शोले पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी मशहूर हुई, जिसमें धर्मेंद्र के डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग बड़े मशहूर हुए। हेमा मालिनी उसमें बसंती तांगे वाले का रोल करती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा जाओ चाय बना के लेके आओ। वो रसोई घर में अंदर चाय बनाने के लिए गई। इतने में मेरे अंदर गब्बर सिंह की आत्मा प्रवेश कर गई और मैं ये विचार करने लगा कि ये डायलॉग मैं बोलूंगा तो कैसा लगूंगा। ये मन में विचार चल रहा था कि इतने में पत्नी चाय का प्याला लेकर छम 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 करती हुई अंदर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे हेमा मालिनी स्वयं चली आ रही। हाय हाय। अंदर गब्बर सिंह की आत्मा प्रवेश की हुई। तो मैंने वही डायलॉग बोला जिसको शोले में गब्बर सिंह बोलता है, ए छमिया जरा दो चार ठुमके हमको भी दिखा। मुझे क्या मालूम थी कि लड़के के अंदर तो धर्मेंद्र की आत्मा घुस चुकी थी। मैंने तो बस इतना ही कहा, सर देखना मेरी घर में कितनी इज्जत है। मैं केवल एक इज्जत का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा एक छमिया जरा दो चार ठुमके हमें भी दिखा। कि लड़के ने फौरनी चादर पलटी, ए बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये टेलीविजन के युग में साहब इज्जत आदमी की इतनी रह गई है। वो बात अलग है कि मैं बताए दे रहा हूं, कुछ लोग बता नहीं पाते हैं। हंसने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है और हंसना जीवन में कितना आवश्यक है। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, सर गायब हुई तो ये हंसी और खुशी, ये हंसी खुशी हमारे चेहरे से क्यों गायब होती है। यहाँ से चार पंक्तियों से शशि भाई मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। देश के बहुत बड़े लोग इस मंच पर हैं। मैं 10-5 मिनट में आपके लोगों के बीच में हूँ, उसके बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आनंद लीजिएगा। जीवन में हंसना कितना आवश्यक है। चार पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ। सर के संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया मुस्कानों के गांव चले। जीना है तो सच कहता हूँ हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। माननीय मंत्री जी, आदरणीय विधायक जी को प्रणाम करता हूँ। और हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं। चार पंक्तियां यहाँ से कहता हूँ कि कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। बढ़िया भाई लटू। ईश्वर की कृपा के बिना हमको हंसने का अवसर नहीं मिलता। मैं इस यात्रा को आप लोगों के सहयोग से पूरा करना चाहता हूं। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। पिछले दिनों में शशि भैया के घर चला गया। इन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है, बड़ा लंबा तगड़ा। मैंने इनके कुत्ते को देख करके कहा, मैंने कि भैया तुम्हारा कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा दिखाई देता है। तो कहने लगे झुक कर देख शेर ही है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा है तब से इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। और जहां तक मेरे गंजेपन की बात है आदरणीय शशि भैया, तो मेरे तो किसी विशेष कारण से उड़े हैं। मेरे तो किसी विशेष कारण से उड़े हैं। तमाम लोग मेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे सालू भाई दिखाई दे रहे हैं, सामने दादा बैठे हुए हैं। तो मेरे तो किसी विशेष कारण से उड़े हैं। घरवाली के गिनकर 500 पड़े हैं। अगर किसी की बीवी अपने पति को पीटे तो इसमें उस बेचारे पति की क्या कथा है। अगर किसी की बीवी अपने पति को पीटे तो इसमें उस बेचारे पति की क्या खता है। अगर भाई साहब आपके भी इसी तरह से उड़ गए हों तो मुझे कौन सा पता है। वाह। माइक पे आजा भाई, माइक पे आजा। लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकता मैं। भाई तो माइक अच्छा यार मुझे तो सर मेरे तो किसी विशेष कारण से उड़े हैं। घरवाली के गिनकर 500 पड़े हैं। लेकिन किसी की बीवी अपने पति को पीटे तो इसमें उस बेचारे पति की क्या कथा है। अगर आपके भी इसी तरह से उड़ गए हो तो मुझे कौन सा पता है। सर पिछले दिनों मैंने एक आयुर्वेद की पुस्तक वांची है। एक बात कहने की कोशिश करता हूं समृद्ध मंच से। पिछले दिनों मैंने एक आयुर्वेद की पुस्तक वांची है। आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि खुश्की की वजह से जब सर में कवक बढ़ जाते हैं तो लोगों के सर के बाल उड़ जाते हैं। न मैं सर आपके गंजेपन की बात करना चाहता हूं, न मैं अपने गंजेपन की बात करना चाहता हूं।
मैं कहना तो ये चाहता हूं कि जब कोई स्कूल का मास्टर स्कूल के बजाय ट्यूशन में अधिक पढ़ाता है तो सच मानना साहब, नैतिकता के नाम पर वो हमें गंजा नजर आता है। वाह! जब कोई स्कूल का मास्टर स्कूल के बजाय ट्यूशन में अधिक पढ़ाता है तो सच मानना साहब, वो हमें नैतिकता के नाम पर गंजा नजर आता है। अपने हाथ खोल करके कवि सम्मेलन में बैठे हो, मैं जिंदा लोगों के बीच में कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सबूत दीजिएगा कि मैं जिंदा लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ। जब कोई स्कूल का मास्टर स्कूल के बजाय ट्यूशन में अधिक पढ़ाता है तो सच मानना साहब, नैतिकता के नाम पर वो हमें गंजा नजर आता है। और साहब, जब कोई पुलिस का अधिकारी रिश्वत लेकर के किसी चोर उचक्के को बचाता है, किसी भले आदमी को डराता है, धमकाता है, गरियाता है, तो वो हमें शिष्टाचार के नाम पर गंजा नजर आता है। वाह 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 वाह, काफी। जब कोई स्कूल का अधिकारी रिश्वत लेकर के किसी चोर उचक्के को बचाता है, किसी चोर उचक्के को बचाता है और किसी भले आदमी को डराता है, धमकाता है, गरियाता है, तो वो हमें शिष्टाचार के नाम पर गंजा नजर आता है। आदरणीय शशि किशोर एडवोकेट साहब की उपस्थिति में एक बात और एक तर्क सहित कहने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो मैं इस मंच पर 2-3 मिनट और खड़ा करूंगा, लेकिन मैं फिर गायब होने की स्थिति आ जाऊंगा कि हमें शिष्टाचार के नाम पर वो गंजा नजर आता है। लेकिन साहब, तहसील और कलेक्टरी में काला कोट पहनकर बैठने वाले वो लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए 2 सगे भाइयों में जायदाद के झगड़े डलवाते हैं और फिर अपने लालच को पूरा करने के लिए उनकी जायदाद के एक-एक हिस्से को बिकवाते हैं। क्या तहसील और कलेक्टरियों में बैठे हुए वो वकील आपको गंजे नजर नहीं आते? वाह! तहसील और कलेक्टरियों में बैठे वो वकील न्याय के नाम पर हमें गंजे नजर आते हैं और शायद आप सब भुक्तभोगी होंगे। मैंने सार्वजनिक एम्बुलेंस एटा की तरफ से आगरा की तरफ जाते हुए देखी है, तब ये टिप्पणी करने की कोशिश करता हूं साहब आप सभी लोगों के बीच में। ऐसे वकील हमें न्याय के नाम पर गंजे नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों एसी अस्पताल में बैठ करके अपने मरीज को बीमारियों का भय दिखाकर जांच के नाम पर ही उसके हजारों रुपए खर्च करवा देता है और इलाज के नाम पर उसकी रक्त की एक-एक खून की बूंद को चूस जाता है। क्या ऐसा डॉक्टर आपको सेवा के नाम पर गंजा नजर नहीं आता है? कि मैं हलवाई की पहली जलेबी हूं। अक्सर हलवाई क्या करता है कि अपनी पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है, तो आप मुझे भट्टी में झोंकने से बचा लेना। बस आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार ताली बजा करके मेरा मुंह सूख गया, ताली कम बज रही है तो मेरा मुंह सूख जाता है सती भाई। असल में क्या है कि मैं पशु मेलों में बुलाया जाता हूं और देवयोग से आज अच्छे लोगों के बीच में फंस गया। मैं तो आदरणीय पशु मेलों का कवि हूं। आनंद, क्या ऐसा डॉक्टर आपको सेवा के नाम पर गंजा नजर नहीं आता है? लेकिन साहब, मेरी बात से सहमत हो वही व्यक्ति अब हाथ उठा करके कोशिश करे। आदरणीय प्रमोद यादव जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुन गए, मैं आपको बधाई देता हूं और ये पंक्तियां आपकी उपस्थिति में कहने की कोशिश करता हूं, मेरी पंक्तियां आप तक पहुंच जाए, बस मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाए। क्या ऐसा डॉक्टर आपको सेवा के नाम पर गंजा नजर नहीं आता है? लेकिन साहब, ये तो बस एक बात थी जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश के लिए भूमिका भर थी। जो बात मैं कहना चाहता हूं, सदन में एक-एक सुधी लोग जो भी मेरी बात समझ जाए, अब तालियां उठा करके मुझे सूचित कर दे, मैं अपना स्थान ग्रहण करने की स्थिति में आ जाऊंगा। सुनिएगा, ऐसा डॉक्टर आपको सेवा के नाम पर गंजा नजर नहीं आ जाता है। आजादी के 68 साल के भारत को देखने की कोशिश करना, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं अगली पंक्तियों में। ऐसा डॉक्टर आपको सेवा के नाम पर गंजा नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, आजादी के 68 साल के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन में बैठ करके आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी तो क्या, पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं कराती है। ऐसी संसद को देखकर हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है और हमें पूरी की पूरी संसद गंजों की फौज नजर आती है। पूरी की पूरी संसद। मेरे फेफड़ा भूल गए, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूं, ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं तो सर हंसी, असल में क्या है आजकल सर सेटिंग का जमाना चल रहा है। जहां भी जाओ सेटिंग, थाने में चले जाओ दरोगा जी से सेटिंग होगी क्या, तहसील में जाओ तो एसडीएम साहब से सेटिंग होगी क्या, जिले पे चले जाओ डीएम साहब से सेटिंग बनी क्या। मतलब
न्यायालय में भी आजकल जज साहब से सेटिंग हो गई। आदरणीय प्रमोद जी, अब तो ये बीमारी स्कूल कॉलेजों में आ गई। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाएंगे, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही। ये प्रेम जो है बहुत गड़बड़ हो गया। पहले एक जमाना हुआ करता था सर कि हम कबूतर के गले में चिट्ठी बांधते थे, कबूतर से कहते थे कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। मंत्री जी, आपके जमाने के तो कबूतर भी ईमानदार होते थे, आपकी चिट्ठी ठीक जगह पहुंच गई होगी। समस्या इन नौजवानों के सामने है जिनके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है। अगर ये कबूतर के गले में चिट्ठी बांध भी दें तो कबूतर से कहना क्या चाहते हैं, कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दे। मैं तो पिछले दिनों एक जुलूस देख रहा जिसमें आगे आगे लड़कियां और पीछे पीछे लड़के। आईजी साहब, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आगे आगे लड़कियां और पीछे पीछे लड़के, और लड़कियों के हाथ में झंडे, और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक लड़के को बुलाया, रे मैंने कि तुझे पता है कि देश कहाँ है? कि आगे आगे जाता रहा है। ये देश कहाँ जा रहा है सर? पता नहीं चलता ये देश कहाँ जा रहा है। सही बता रहा हूं मैं आपको। बड़ी विचित्र स्थितियों में आदमी फंसा हुआ है, आदमी की नींद हराम हो गई है। आजकल तो सर बाबाओं का युग चल रहा है, नैतिक पतन का युग है कुल मिला करके। टेलीविजन पर आपने 150 बाबाओं को देखा होगा प्रवचन करते हुए। एक बाबा देखे होंगे आपने, कृपा वाले बाबा, निर्मल बाबा। पिछले दिनों एक आदमी पहुंच गया बाबा निर्मल के दरबार में, बाबा मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी? अगर करती होती तो क्या मैं बाबा हो जाता? तू बता तेरी समस्या क्या है? बाबा 5 साल शादी को हो गए, प्यार नहीं करती। तूने उसके खाने की बनाई प्रशंसा की है? बोले कि बाबा वो नहीं की। तो समझ ले तेरी कृपा वहीं अटकी हुई है। अगला आदमी समझ गया घर वाले की खाने की प्रशंसा कर दो तो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घर वाली ने दही से पराठे खिला दिए, तारीफ करनी थी, वाह वाह क्या दही है, आय हाय ऐसा दही मैंने कभी नहीं खाया। और ये पराठे, ये गोल गोल पराठे 5 स्टार होटल वाले नहीं बना सकते। क्या पराठे, क्या दही, घर वाली को लगा कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहा है। तो पलट के एक लात मारी। हरामजादे 5 साल से बना बना के खिला रही थी, एक दिन भी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसिन से 2 पराठे क्या बनवा दिए कि तारीफ पे तारीफ किए चला जा रहा। तो नैतिक पतन का युग चल रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटे है भैया, मैं समय कुछ ज्यादा हो जाए, एक छोटी सी कविता की आप आज्ञा दे दो, मैं एक छोटी सी कविता सुना। नैतिक पतन का हम नैतिक रूप से सर कहां करके खड़े हो गए। आज टेलीविजन का युग है, हम अपने घर में टेलीविजन के सामने रिमोट कंट्रोल लेकर के बैठे होते हैं। ईमानदारी से अपने अपने कलेजों पे हाथ रख के बताना, हम 2 मिनट से ज्यादा किसी भी चैनल को देखते हैं क्या? 2 मिनट बाद हम चैनल बदल देते हैं। बता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसी न किसी जुगाड़ में तो है, कोई अच्छा सा सीन आ जाए। बच्चे साथ में बैठे होंगे तो हम चैनल लगाएंगे आस्था, संस्कार, जागरण, पारस, श्रद्धा। और बच्चे सोए या कमरे से बाहर गए तो फिर हम ऐसे चैनल लगा लेंगे जिसमें हमें आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले दिनों मैंने भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त किया। बच्चा लेटा हुआ था, मुझे भ्रम हो गया कि सो गया है, तो मैंने भी वही चैनल लगा लिया। बाद में मालूम पड़ा कि ये जग रहा है। अब मेरी क्या स्थिति हो सकती है? मेरी जगह बैठकर सर आप सोचें। मैं समझता हूं एक बाप के लिए इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने की कोई स्थिति हो नहीं सकती कि उसके बेटे को यह पता चल जाए कि मेरे बाप की ये औकात है। तो उसने एक सफाई दी। अगर आपको लगे कि वो सफाई आड़े वक्त काम आ जाए आपके, तो याद कर लेना आप लोग, क्योंकि बुरा वक्त कभी किसी पर आ सकता है।
मैंने सफाई दी, मैंने कि बेटे तुम जग रहे हो क्या? मैं तो बस यूं ही ये देख रहा था कि देश में कितनी गरीबी आ गई है, लोगों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है, और तुम सो जाओ, तुम्हें तो सुबह स्कूल जाना पड़ता है, सो जाओ सो जाओ। लेकिन अगले ही क्षण जो बेटे ने जवाब दिया, अगर आपको लगे कि इस कंप्यूटर के युग में, इस मोबाइल के युग में आपका बचपन इस ओर जाने की कोशिश कर रहा है या पहुंच गया है, तो फिर एक ठहाका आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा, मैंने कि तुम सो जाओ, तुम्हें तो सुबह स्कूल जाना पड़ता है, मैं तो बस यूं ही ये देख रहा था कि देश में कितनी गरीबी आ गई है कि लोगों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है। तो बेटे ने कहा, ठीक है पापा जी, मैं अभी तो सो जाता हूं, पर कोई और ज्यादा गरीब आ जाए तो फिर मुझे भी जगा लेना। प्रेमी संग प्रेम का यहाँ भागती तो दिखती है, पर भागने का हमें कोई कारण नहीं दिखता। कैद करवाने वाले कंस वंश के हैं, किंतु प्रेम का पुजारी कोई कृष्ण नहीं दिखता। क्या बात है? प्रेम का पुजारी कोई कृष्ण नहीं दिखता। यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पर घूमते हैं, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पर घूमते हैं, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पर घूमते हैं, पर वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं दिखता। और हम अपने घरों में अभिमन्यु तो चाहते हैं, लेकिन खुद कभी अर्जुन बनने की कोशिश नहीं करते। तब इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। एक ये भी गरीबी था बेचारा। सर मैं प्रणाम करता हूं आपको। असल में क्या है कि बकरे को काटने से पहले पहनाई जाती है। अब समझ लो कि बकरा कटने की स्थिति में आ गया। मैं तो बता रहा था कुछ सेटिंग का जमाना चल रहा है। ये सेटिंग साहब स्कूल कॉलेजों तक जब आ जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेटिंग शब्द आखिर आया कहां से। इसकी एक रूपक आपको केवल ठाके के लिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये सेटिंग शब्द कहां से आया होगा सर? एक शहर से बारात चली गई गांव में, तो दोनों तरफ से जो शादी के मंत्र पढ़ते हैं, पांडित्य कर्म करने वाले दोनों तरफ से इकट्ठे हुए, और जैसे ही हवन शुरू हुआ तो हवन में धूप के साथ साथ घी की आहुति भी दी जाती है। और जैसे ही घी की आहुति दी गई तो गांव का घी शुद्ध एवं ताजा, आदरणीय अध्यक्ष जी, शुद्ध ताजा घी, तो उसकी खुशबू शहर से जो पंडित आया उसकी नाक में पहुंची। उसको लगा कि यार इसमें से कुछ घी मिलना चाहिए, और इधर शादी के मंत्र भी शुरू हो गए। देखना आपको सेटिंग कहां से शुरू हुई होगी, ये आप तक पहुंच जाएगा। और उसने शुरू कर दिया, ओम गणपते गुंताणं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनम्, और दिमाग में घी चल रहा। ओम गणपते गुंताणं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनम्। घी चुराओ। गांव के पंडित का दिमाग खराब, ये शहर से कैसा पंडित आ रहा है, घी चुरवा रहा है। तो उसने वही मंत्र पढ़ा, ओम गणपते गुंताणं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनम्। काय में चुराऊं, काय में चुराऊं, काय में चुराऊं वाली की समस्या तो है, तो उपाय भी बता दिया उसने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, और 2-3 कुल्हड़ घी चुरा चुरा के चौकी के नीचे जहां दुल्हन होती है वहां रख लिया। वहीं बैठी बैठी नाइन सब देख रही। नाइन को ऐसे समझ लो जैसे पत्रकार, प्राकृतिक पत्रकार, जैसे पत्रकारों की नजर रहती है समाज में कहां क्या हो रहा है, नाइन की भी शादी वाले घर में ध्यान रहता है कि कहां क्या हो रहा है। तो उसने जो है अपना रागात्मक अखबार निकाल करके आनंद लेना। फिर एक छोटी सी कविता मैं सुना देता हूं आपको, है ना। तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, और आपकी समझ में आ जाए सेटिंग यहां से शुरू हुई होगी। तो एक ठाके के साथ एक छोटी सी कविता पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली भमरिया रे की पंडित मिलके घी चोरे, मेरी पहली भमरिया रे के पंडित। वही दिमाग खराब हो गया, पोल खुलने वाली है। ओम अंतरिक्ष है शांति रापा, शांति पृथ्वी, शांति रेवा, शांति शांत चंद्रमा, शांति सूर्य, शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। ओम स्वाहा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके एक छोटी सी कविता पढ़ता है। 2-2.5 मिनट की एक कविता अगर आपका आदेश हो जाए तो तालियां बजा करके आप मुझे सुनिए।
वैसे आदरणीय प्रमोद जी, मेरा लिफाफा तो पक्का हो गया। हाँ, लिफाफे चिंता अच्छा, आदरणीय जोगेंद्र सिंह यादव जी, सॉरी, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं पहचानता नहीं आपको। मेरा लिफाफा पक्का हो गया सर, तो ताली बजा करके सर बता दो आपको हो गया। बहुत 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 अच्छा, मेरा हो गया पक्का। चलिए मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। बड़े लोग हैं, मैं क्योंकि मैं पहला कवि हूँ इसलिए मैंने थोड़ा समय ले लिया। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। आम बोलचाल की भाषा में कविता हो सकती है, ये सब मैंने सुनाई है जो कविता नहीं हो सकती। एक मेरा प्रयास है, जो किसी की पीड़ा को गा दे वो कविता होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप हुई होगी कविता अनजान। तब मैं एक पीड़ा को गाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आजादी के 68 साल के बाद कि मैंने जो बचपन को देखा है और मैंने बड़े बड़े लोगों के भाषणों को सुना है, ये कहते हुए मैंने जब सुना कि ये देश का भविष्य है, लेकिन साहब एक पीड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है जब मैं उस बचपन के हाथ में वो कटोरा देखता हूँ, तब एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मन रह जाएगा अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ में ये मेरी कविता सुन ली। मैं पूरे मंच को ये कविता सौंपने की कोशिश करता हूँ। बड़े लोगों की उपस्थिति में आदरणीय शर्मा जी जैसे ऋषि तुल्य लोग हैं, आदरणीय चक्रधर साहब, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय सुनील जोगी साहब, ये बड़े लोग सब बड़ी कवित्रियां हमारे बीच में हैं। मैं सबसे बौना पैदल सिपाही हूँ इस सेना का, मैं ये समझ लीजिएगा। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। आम बोलचाल की भाषा में कविता हो सकती है सर, ये संस्कार बोलने की कोशिश। 100% उद्दंड उतना ही नटखट जवाब देता है झटपट। 100% उद्दंड उतना ही नटखट जवाब देता है झटपट। दिन भर करता रहता है शोर। आज मैंने अपने बेटे का दिमाग घुमाया सामान्य ज्ञान की ओर। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पक्षी, तो उसने कहा मोर। मैंने की बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चे, मेरे कितने प्रश्नों का तेरे पास हल है, बता अपना राष्ट्रीय फूल, तो उसने कह दिया कमल है। मेरे एक एक प्रश्न को करता गया ढेर, मेरे एक एक प्रश्न को करता गया ढेर। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु, तो उसने कहा शेर। अब मामला गरमाने लगा, मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मन ही मन विचार करने लगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है मेरा छोरा। मन ही मन विचार करने लगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है मेरा छोरा। मेरा अगला प्रश्न और उसके दिए गए उत्तर में अगर मेरे व्यंग कहने का सलीका आप तक पहुंचे, तो फिर एक एक हाथ मुझे आशीष के लिए उठना चाहिए। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु, तो उसने कहा शेर। अब मामला गरमाने लगा, मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मन ही मन विचार करने लगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है मेरा छोरा। साहब, जैसे ही मैंने उसे प्रश्न पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। वाह वाह। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया। पीड़ा होती है साहब, जब आज हम सरकारी विद्यालयों में बचपन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, तो बस्ते के साथ किताबें ले जाना भूल जाए, लेकिन अब कटोरा ले जाना नहीं। बस्ते के साथ किताब ले जाना भूल जाए, लेकिन कटोरा ले जाना नहीं भूलता है साहब। हमने उन स्कूलों की कहां स्थिति बना के दी साहब, जिन स्कूलों ने कभी स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत दी, जिन स्कूलों ने कभी एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतें दी, जिस स्कूलों ने कभी हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियतें दी, लाल बहादुर शास्त्री जैसी शख्सियत हमें दी, आदरणीय लोहिया जैसी शख्सियत हमको प्रदान कर दी। हमने उन्हें उन स्कूलों को कहां ला करके खड़ा कर दिया। पिछले दिनों में तो उस स्कूल में चला गया जहां कभी पढ़ा करता था सर। मैंने अजीबोगरीब स्थिति देखी। अध्यापक बैठा बैठा कुर्सी पे सो रहा, सामने बैठे बैठे बच्चे बीड़ी पी रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से टीचर को जगाया। मैंने कहा गुरुजी, आप सो रहे हो, देश का भविष्य बीड़ी पी रहा है, ये बीड़ी क्यों पी रहे हैं? तो कहने लगे गांव है, यहां सिगरेट मिलती नहीं है, और ये देश के नेता तो है नहीं जो जनता का खून पिए, ये तो गरीबों के बच्चे हैं जो बीड़ी पी रहे। बढ़िया लट्टू जी, वाह। ताली बजा, बढ़िया कह गई है। मैंने कलेजा निकाल के रख दिया, वो ताली नहीं बजा रहे। हाँ, नजदीक का गया हूँ, कहते थोड़े कि कविता नहीं हो रही, इसमें ताली बजाओ, पता लगना चाहिए कि आप कविता सुन रहे हो। सुनने का हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे ही मैंने उससे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर मेरी पीड़ा को महसूस करना साहब। आज गरीब अपने बच्चों को आजादी के 68 साल के बाद, आदरणीय अध्यक्ष जी, आज गरीब अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है। 1 रुपए के लिए सुबह से उसको टाल रहा है। भूख प्यास के डर से आहत लगता है बेचारा, उसे अभावों में जीने की आदत डाल रहा है।
उसे अभावों में जीने की आदत डाल रहा है। कल चलते हुए एक रेलवे पुल की सीढ़ियां मैंने चित्रों में सिसकती देखी आगे की पीढ़ियां। कल चलते हुए एक रेलवे पुल की सीढ़ियां मैंने चित्रों में सिसकती देखी आगे की पीढ़ियां। बिखरे पड़े थे इस तरह इस देश के बारिश, जैसे किसी ने फेंक दी हो पी के बीड़ियां। चार पंक्तियां आपके कलेजे तक ये और पहुंच जाए साहब। इस 21वीं सदी का ये कैसा हुआ विकास, कंचन सिमट गया गुनाहों के आसपास। इस 21वीं सदी का ये कैसा हुआ विकास, कंचन सिमट गया गुनाहों के आसपास। जिनके हैं बस खिलौनों से खेलने के दिन, वो कचड़े में ढूंढते मिले दूध के गिलास। ये पीड़ा अगर मेरी आपको लगे कि मैंने कुछ पीड़ा गा दी हो, तब फिर संवेद स्वर की तालियों से मुझे विदा कर देना। विदा की तालियां ज्यादा होती हैं। मैं ये बस एहसास करा देना कि मैं भी कुछ कहने की कोशिश करने लगा हूं। इन बड़े लोगों के बीच में खड़े होने की हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन सलीका सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तब ये पंक्तियां में, जैसे ही मैंने उससे पूछा बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया। राष्ट्रीय चिंतन और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं त्रिशंकु की भांति अटक गया और सन्न रह गया खड़ा। तब मेरे कंधे को झिंझोड़ते हुए मेरे बेटे ने जो मुझसे कहा कि पापा, इस कटोरा संस्कृति को हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ाया है, इसलिए मिड डे मील के नाम पर हम राष्ट्र के भविष्य और दुधमोह के हाथ में ये कटोरा पकड़ाया है। ये कटोरा पकड़ाया है, ये कटोरा पकड़ाया है, ये कटोरा पकड़ाया है। और आईजी साहब, विकास की दौड़ में हम भले ही बहुत बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन सच्चाई तो आज भी यही है कि विश्व के कई देशों के सामने हम आज भी कटोरा लिए ही खड़े हैं, आज भी कटोरा लिए ही खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।